सुप्रभात शिष्यों। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के विषय में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सल्तनत काल में खिलजी वंश प्रारंभ किए। उसमें देखें कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुए। उसके बाद उनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेकों कार्य किए। प्रशासन में सुधार किए, अर्थव्यवस्था में सुधार किए, बाजार में सुधार किए। तो जो लोग आगे अगर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट रखना चाहेंगे तो एक क्वेश्चन बार बार पूछता है ग्रेजुएशन में या बीपीएससी में भी, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए फेमस है। कल बताए थे कि जो पश्चिमोत्तर सीमा है यहाँ पे मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को विशाल सेना की आवश्यकता थी। विशाल सेना को नगद वेतन देना था। वेतन ज्यादा दे नहीं सकता था क्योंकि इतना रिसोर्स नहीं था, तो वेतन कम देता था, लेकिन बाजार में वस्तुओं की कीमत तय कर दिया ताकि सैनिकों को जो वेतन दिया जा रहा है उनको कम न पड़े। जब सामान सस्ता मिलेगा तो वेतन कम भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब जैसे आज के समय में मान लीजिए क्या हो रहा है, लोग कह रहा है कि वेतन बढ़ रहा है। अरे वेतन बढ़ कहाँ रहा है, उससे ज्यादा तेजी से सामान का कीमत बढ़ गया। वेतन था, मान लीजिए दिहाड़ी लेबर खटता था 50 रुपया रोज पर, तब सरसों तेल था 20 रुपया किलो। आज उन लोगों का दिहाड़ी मजदूर का मजदूरी 350 रुपया मान लीजिए। कै गुना बढ़ा? 7 गुना। लेकिन सरसों तेल 20 रुपया से 200 रुपया किलो, कै गुना बढ़ गया? 20 गुना। 10 गुना। 10 गुना। सोचिए कि वेतन बढ़ा 7 गुना और कीमत बढ़ गया 10 गुना, तो उसका वेतन बढ़ा कि घट गया? घट न गया। तो यही काम अलाउद्दीन खिलजी किए थे कि वेतन नहीं बढ़ाना है, वेतन कम रखो, सामान की कीमत को कंट्रोल में रखो ताकि जो उनको पैसा मिल रहा है वो कम न पड़े। और कालाबाजारी पर तो एकदम सख्त रवैया अपनाता था, छोड़ता नहीं था। ठीक है, चलिए तो उसके आगे देखते हैं कि आगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किए। तो अपना नोट्स निकाल लीजिए आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के प्रमुख अधिकारी, तो ये स्पेशली बीपीएससी के लिए है। 12th वाले लोग इसको इग्नोर कर सकते, बस एक बार सुन के छोड़ दीजिए, है ना। अभी इसको रटना नहीं है क्योंकि अभी का रटा हुआ फिर भूल जाएगा, लेकिन पता तो रहेगा, सुना हुआ रहेगा तो कम से कम ही रहेगा ना कि एक बार हम इसको पढ़े हैं। तो दीवान ए वजारत प्रधानमंत्री को कहा जाता था, दीवान ए वजारत, यानी इनको दीवान ए वजारत विभाग हो गया। जैसे अभी प्रधानमंत्री है ना, तो अभी के समय में अगर तुलना करें तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हो गए राजा और जो प्रधानमंत्री हैं वो हो गए प्रधानमंत्री। तो पहले और अब में अंतर यह है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है, सारी शक्तियां किसमें है? प्रधानमंत्री में। और उस समय सारी शक्तियां किसके पास थी? राजा के पास। प्रधानमंत्री हेल्प में होते थे। ठीक है, चलिए। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग पढ़े थे ना बलबन में। दीवान ए इंसा प्रकाशन विभाग। प्रकाशन विभाग मतलब
जहां से सब छपता था। अब जैसे एक नमूना दिखला रहे हैं अभी के प्रकाशन विभाग का। देखिए ये भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित होता है। भारत 2008, 18, 19, 20, अब 22 आ गया ना, तब भारत 2022 आ जाएगा। देखिए इस पर लिखा हुआ है, फाड़ दिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। समझ में आया? देखिए क्या लिखा है, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये क्या है? इसमें पूरे साल भर की सरकार का रिपोर्ट है। सरकार का कौन सा मंत्रालय क्या क्या काम किया, ये यूपीएससी में पढ़ना होता है, इससे क्वेश्चन आता है। हम लोग के समय में तो ये ना रामायण महाभारत टाइप का था, एकदम पढ़ना ही पढ़ना। 150 क्वेश्चन में 25-30 क्वेश्चन इससे रहता था। अब हालांकि थोड़ा सा इसका रेशियो कम हुआ, और इससे एकदम जो जानकारी मिलेगी गवर्नमेंट का एकदम ऑथेंटिक जानकारी होता है कि आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। इसको रेफरेंस बुक टाइप से कोर्ट में पेश किया जाता है अगर किसी क्वेश्चन पर विवाद हो गया तो। समझ में आया? आइए, तो उसी टाइप से उस समय भी प्रकाशन विभाग होता था। सरकार के जो आदेश हैं, कानून है, ये सब प्रकाशित किए जाते थे। ठीक, चलिए, दीवान रसालत विदेश विभाग, दीवान रसालत विदेश विभाग। अभी विदेश मंत्री हम लोगों के हैं ना, भारत के विदेश मंत्री अभी कौन है? गुड एस जयशंकर। तो उस समय भी विदेश मंत्री होते थे। विदेश मंत्री का क्या काम है? दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, उनसे बातचीत करना, उनसे जो अनबन है चाहे ये कुछ भी है दूर करना, तालमेल बैठाना। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो चाचा मामा मामी जो भी है, मोहल्ला है, उनके साथ कैसा आपका संबंध होगा, तो घर के एक आदमी को नियुक्त कर दिया जाता है और कहा जाता है कि दूसरा उस मामले में नहीं बोलेगा। अब उसको जैसा लगे, किसके घर से नेता चलाना है, नहीं चलाना है, जाना है, आना है, बात करना है, नहीं करना, वो तय करता है अपना, है ना? अब उसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यही काम है विदेश मंत्रालय का। अमेरिका के साथ हमारा कैसा संबंध रहेगा? अभी देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है, स्थिति बहुत खराब है। अब विदेश मंत्रालय का रोल बड़ा क्रूशियल हो गया है। अब यूक्रेन से कैसे समझौता करे और रूस से कैसे करे, यूक्रेन को सही ठहराए कि रूस को सही ठहराए, आखिर भारत किसके पक्ष में जाए या तटस्थ रहे, तो सब देखना है। अब यहां रूस के साथ भारत का क्या संबंध रहेगा, ये कौन तय करेंगे? एस जयशंकर। तो उस समय भी ये विदेश विभाग होता था, उस समय भी विदेश विभाग होता था। चलिए आइए आप देखिए, अगला है सैन्य प्रशासन में सुधार। बताए थे कि सब जितना नकली घोड़ा था, नकली सिपाही था, सबको निकाल के, और जब भी युद्ध छिड़े तो होता क्या था, देखो उस समय और अभी में अंतर यह है, अभी क्या है कि जो भारत सरकार की सेना है सब ऑलरेडी भारत सरकार के अंडर में है ना। उस समय जो सेना होती थी, वो जो मलिक थे, अमीर थे, उनको कहा जाता था ना कि तुम 100 अपने पास सेना रखोगे, तुम 200 रखोगे, तुम 500 रखोगे, ऐसे वो लोग अपने पास सेना रखता था। और जब युद्ध छिड़ता था तो सबको कहा जाता था कि भाई चलो अपना अपना सेना लेके। तो जिसको जितना पैसा मिलता था, मान लो जिसको 500 का है, राजा के तरफ से उसको 500 का पैसा मिलता था। तो जिसके पास जितना सेना थी, अब मान लो घपला किया है, ले रहा है 500 का, है 400, युद्ध का समय आ गया, अब चलना है, तो क्या करता था, 100 गो औने पौने जिस तीस को उठा लिया,
गिनती करा दिया 500, तो वो सब जाके युद्ध हारिए न जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी कहा ऐसे नहीं, सेना का मतलब सेना सब एकदम ट्रेंड पक्का होना चाहिए। तो कौन कौन तुम्हारे पास है सबका हमको लिस्ट चाहिए, सबका उसका बायोडाटा चाहिए। और घोड़सवारी जो रखता था सब घोड़ा को दागो कि वही घोड़ा जाएगा जिस पर शाही निशान है। तो पहले से चला फिरा के दौड़ा के देख लिया जाता था कि मतलब ये युद्ध में लड़ने लायक है कि नहीं, न तो घोड़ा की जगह गधो लेके चल देता था। गिनती करा देता था कि अब जैसे एगो घोड़ा है, अभी देखो इतना घोड़ा है, एगो घोड़ा है ईंटा ढो रहा है, अब वो युद्ध के मैदान में जाएगा, तलवार देख के डर जाएगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी हार जाए तो बदनामी ना होगा। चलिए देखिए, सैन्य प्रशासन में सुधार। खिलजी ने सैनिकों को जागीर देने की प्रथा यानी एकता प्रथा समाप्त किया। अंडरलाइन करिए, पूछेगा एकता प्रथा किसने समाप्त किया? तो हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। और किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश। तथा सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। क्यों दागा जाता था समझ में आ गया ना, कि कोई नकली घोड़ा लेकर युद्ध में न जाए। सैनिकों का हुलिया रखना प्रारंभ किया। हुलिया मतलब बायोडाटा। नहीं, आदमी अभी बोलचाल के भाषा में अरे क्या हुलिया बना लिया है, बोलता है कि नहीं। हुलिया मने सकल सूरत वेशभूषा ये सब चीज। सैनिकों की सीधी भर्ती प्रारंभ की। जैसे अभी सैनिक का बहाली होता है वैसा करने लगा। नहीं तो उससे पहले उस समय सैनिक का बेटा सैनिक, अब जिसको मन वही सैनिक बन जाता था। संभवतः अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने बहुत बड़ी मात्रा में अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या क्या अंडरलाइन करना है? पहला, एकता प्रथा समाप्त किया। दूसरा, सैनिकों का हुलिया रखना स्टार्ट किया। और तीसरा, घोड़ा दागना प्रारंभ किया। चलिए अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार। इसी के लिए अलाउद्दीन खिलजी फेमस है। बहुत अधिक संख्या में भारी सेना रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक सुधार बहुत आवश्यक था। इसलिए इसने निम्न आर्थिक सुधार किए। क्या क्या किया? इसने दीवान ए रियासत, अंडरलाइन करिए, आर्थिक विभाग की स्थापना किया। जो अभी वित्त मंत्रालय है ना, वही। इसके साथ ही वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित किया। वस्तुओं के मूल्य तय कर दिया कि कोई इससे ज्यादा कीमत नहीं लेगा। ठीक है, जैसे हाँ निश्चित। दूसरा, इसने विभिन्न प्रकार के बाजारों को स्थापित किया, जैसे सहना मंडी। इस बाजार में निश्चित मूल्य पर खाद्य पदार्थ की बिक्री किया जाता था। यह व्यवस्था वर्तमान समय के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लगभग समान थी। जैसे देखिए अभी कैसे कोटा है, निश्चित कीमत पर हर चीज बिकता है कि नहीं, दुकानदार मनमानी नहीं कर सकता है। हालांकि अब ये सरकार समर्थित हो गया है, सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन तब वैसा सिस्टम नहीं था। लेकिन था ऐसा ही, हर चीज का कीमत फिक्स था कि इससे ज्यादा दाम पर कोई नहीं बेचेगा। जैसे कैसे यहाँ हर कोटा दुकान के बाहर हर चीज का रेट लिस्ट टंगा रहता है कि है इतना दाम पे, है इतना दाम पर। तो वैसे पहले होता था, हर दुकान पर रेट लिस्ट टंगा रहता था, ये ऐसे है, ये ऐसे है, कोई उससे ऊपर नीचे नहीं कर सकता था। ठीक है, तो क्या क्या किया कि पहला तो अलग अलग चीज के अलग अलग बाजार बनाया और फिर वस्तुओं की कीमत तय कर दी। तीसरा, सराय अदल बाजार। इस बाजार में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक मिलते थे। इनके लिए अलग बाजार बनवाया। हो गया आर्थिक वाला। अब देखिए अगला, पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना अलाउद्दीन ने किया।
इसके अधिकारी को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। जैसे आज सीबीआई है ना, गुप्तचर, सीबीआई, सीआईडी, आईबी, रॉ, ये सब क्या है, नाम सुनिए लोग, है सब गुप्तचर विभाग है, जासूसी का काम करता है। तो उस समय भी ये किया। तब बरीद ए मुमालिक अधिकारी हो गया। अब मुन्ही से वो होते थे जो गुप्तचर होते थे, और ये बरीद जो हो गए वो अधिकारी हो गए। खिलजी काल के प्रमुख कर टैक्स, ये टैक्स आपको उस समय भी, मुगल काल में भी ये टैक्स सुनने को मिलेंगे। जैसे अभी आप लोग टैक्स देते हैं ना, राजनंदिनी बताओ तो कौन कौन टैक्स लगता है, एक आध टैक्स का नाम बताओ। गुड, और पानी का भी लगता है। अच्छा, और सबसे मेन बताएगी नेहा, बताओ तो हम। हाँ, इनकम टैक्स, और उससे भी ज्यादा जीएसटी। कुछ भी खरीदने जाओ उस पर जीएसटी लग रहा है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। कि कोई भी सामान खरीदेंगे उस पर आपको टैक्स लगेगा। पहले ये सेल टैक्स के नाम से जाना जाता था, बिक्री कर, अब उसको खत्म करके जीएसटी कर दिया गया। उसी तरह से सेवा कर होता था पहले, एक सर्विस टैक्स, दोनों अलग अलग था, दोनों को एक में मिला दिया, दोनों को एक में मिला दिया। सिनेमा पर, ब्यूटी पार्लर पर, कोचिंग पर, हर चीज पर सर्विस टैक्स है। लिस्ट देख सकते हैं, हम लोग समय में 118-20 पहुंच गया था, अब हर साल कुछ न कुछ बढ़ ही रहा है। तो अब सुनिए, उस समय ये सब टैक्स नहीं था, क्योंकि ये सब चीजें नहीं थी। उस समय अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, बस उसका नाम याद रखना है। और इसी में से बहुत सारा टैक्स आपको मुगल काल में भी मिलेगा, मुगल काल में भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं सल्तनत काल में कौन कौन से मुख्य कर थे। पहला खराज, पूछेगा एग्जाम में कि खराज क्या है, तो एक प्रकार का कर है। तो यह सरकार की आय का प्रमुख स्रोत था। यह भूमि कर था, जो उपज का 50% लिया जाता था। एक तरह से भूमि कर कहिए या इनकम टैक्स कहिए, सब यही था। तो कोई किसान जितना अपने खेत में पैदा किया, आधा राजा का हो जाता था, आधा राजा का हो जाता था। तो खेत से ही वो माल उठवा लिया जाता था, या फिर किसान को अपना, सबके नाम पर वो जमीन था ना, कि इतना जमीन इसके नाम पर, इतना खेती किया है, इतना माल पहुंचाना है। पहले इतना सारा बहुत आबादी नहीं ना था, आबादी कम थी, सब अलग अलग अधिकारी लगे हुए थे टैक्स वसूलने के लिए। सब अपना जा जा के देखता था कहाँ कितना खेती हुआ है। अभी जैसा इतना बहुत खेती भी नहीं होता था, खेती कम था, क्योंकि उस समय भाई हल बैल से न जोतता था, ट्रैक्टर तो था नहीं कि कितनों जोत दिए। अभी ना है कि 10-20 बीघा 50 बीघा जोतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले बैल से ठुक 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 अपना करते रहिए। 1 बीघा जोतने में तो 1 सप्ताह लग जाता था, रात दिन बेचारा खून पसीना एक करके किसान जोतता था। और उपज का आधा किसका होता था? राजा का। तो राजा क्यों लेता था? राजा का भूमि था। मान लो राजा अगर तुमको नहीं बचाएगा, तो उस समय अभी जैसा सिस्टम नहीं ना था, दूसरा आक्रमणकारी आके पता चलेगा कि तुम्हारा पूरा लूट के चला जाएगा, तुमको बचाएगा कौन? राजा है तब तो सिस्टम है। मान लीजिए अभी भले हम लोग देश के लिए कुछ भी बोले, मोदी ये है, ऐसा है, नीतीश, लेकिन हम लोग जिंदा हैं, कमा खा ले रहे हैं, सिस्टम चल रहा है तब तो है। सरकार कोलैप्स हो जाए, अब पुलिस अपना रोल अदा करना छोड़ दे, तो कोई कमा खा पाएगा? गुंडागर्दी का नाराज हो जाएगा। कभी पता चले कि
किसी का किडनैपिंग हो गया, कभी किसी के दुकान में चोरी हो गया, कोई किसी को उठा लिया, कोई किसी को मार दिया। तो भले पुलिस चाहे जो करे, लेकिन अगर पुलिस नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। इतना अफरा तफरी, तब फिर वही जंगल राज आ जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो ताकतवर रहेगा, गुंडागर्दी करेगा, वही टिकेगा। तो पहले यही होता था, पहले यही होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है वो जीता था, और जो बेचारा कमजोर है वो खत्म हो जाता था। तो चलिए, तो पहला हाईलाइट कर लीजिए। पहला है खराज। पूछेगा खराज क्या था, तो भूमि कर। दूसरा जजिया, हाँ मुगल में है, सब में मिलेगा। जजिया इसको धार्मिक कर कहा जाता था, और इसके विषय में कहा जाता है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तीसरा खूब, हेलो, क्या होता था, कोई एक ना कनेक्ट करके रख दो हो। तन्नू बार बार क्या तो बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। लैपटॉप सर हम कोई एक कनेक्ट कर दो, लाओ दो तो। रुको रुको रुको, हाँ और भी कोई पूछेगा तो कैसे हम बताएंगे, बताओ। तो खुम्स क्या था, लूट के माल में हिस्सा। जैसे सेना अभियान पर जाती थी ना, तो जहां हमला किया वहां से सब माल लूट के ले आता था, सोना चांदी हीरा जवाहरात। तो उसमें कुछ हिस्सा राजा का होता था और कुछ हिस्सा सैनिक का होता था। तो जो सैनिक थे या अभियान में जनता उनता सब चल जाता था, तो उसमें से राजा को हिस्सा देना पड़ता था। तो देखिए, यह लूट के सामान में राज्य का हिस्सा था। इसमें से 4/5 भाग राज्य तथा 1/5 भाग सैनिक का होता था। 4/5 भाग किसका हो जाता था, माने 80% राजा का और 20% सैनिक का। राजा को ज्यादा ना जरूरत है, उसको पूरा भाई राज्य का खाता था। और तीसरा चौथा है जकात। चौथा है जकात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तो चारों का नाम सब लोग बोलिए, क्या है। पहला खराज, दूसरा जजिया, तीसरा खुम्स, और चौथा जकात। हाँ, खराज, जजिया, खुम्स, जकात। तो ये चार उस समय के महत्वपूर्ण टैक्स थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश में कोई प्रभावशाली शासक नहीं था। परिणाम स्वरूप खिलजी वंश के स्थान पर उसके प्रमुख सेनापति या सामंत गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब कोई वैसा ताकतवर राजा नहीं था। हर परिवार में नहीं देखते हैं कि अगर किसी परिवार में पिताजी जितना परिवार को आगे बढ़ा दिए, कोई जरूरी है कि बेटा बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया। और किसी किसी परिवार में देखते हैं कि पिताजी कुछ नहीं किए, लेकिन बेटा परिवार को खूब बढ़ा दिया। जैसे सासाराम में आईएससी का कोचिंग चलाने वाला, सासाराम में आईएससी का कोचिंग चलाने वाला। अभी सासाराम में अगर कोई रुपया कमा रहा है तो आईएससी का कोचिंग चलाने वाला। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ाने वाला। साल में करोड़ों रुपया कमा रहा है। भले लड़का का जो हो, लेकिन कमा रहा है वही लोग सब। इसलिए ना बिहार सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पिछला कोरोना में नहीं पूरा हंगामा खड़ा करा दिया था। तो यही होते थे पुराने जमाने में सामंत, ऐसी होते थे जो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था, राजा के खिलाफ विद्रोह करने की शक्ति कर लेना। लेकिन राजा के ताकत को भापता नहीं था, मारा भी जाता था। जैसे कैसे विद्रोह तो हुआ छात्रों का, लेकिन सरकार दबा दी, है कि नहीं। वही चीज
तो चलिए अब आते हैं, कनेक्ट कर दी नहीं हुआ? सर नेट मेरा नहीं है। अरे हम किसी को पासवर्ड अपना नहीं दिए हैं, लो ना, अब बीच में अब डालना। अरे तो तुम ही अपना कनेक्ट करके दो ना, रिचार्ज मेरा खाली हमको सुनना है, देखना थोड़ा ना मोबाइल खराब है कि अच्छा। हाँ चलिए, अब आ रहा है आपका तुगलक वंश। हाँ देखा था, नेहा दे दी, वाईफाई से है ना हो नेहा? ठीक, हाँ अपना काहे का डाटा हो रिचार्ज मेरा खत्म है सर। नहीं, सही बात है, वो अपना डाटा घर पर यूज करे। क्यों ना ना बाबू, गैस बनेगा, हवा आ रही है, पूरा खोल दो। तुम्हारे तो नहीं, एयर पड़ी हो ना, हाँ तो टकरा के अब नहीं जाएगा। हाँ पूरा खोलो, मेरे तरफ अपना है, हाँ पूरा खोलो, छोड़ दो। आइए देखिए, तुगलक वंश। हाँ तनु और भी जो लोग ऑनलाइन है, अगर कुछ पूछना है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं, आपकी आवाज मेरे तक आ सकती है अब। सर हाँ सर ये गैर मुसलमान का मतलब, गैर मुसलमान का गैर मतलब मुसलमान का मतलब जो मुसलमान नहीं है, मतलब मुसलमान। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, ओ, इन सभी पर लगेगा समझ लेकिन गई? मुसलमान पर नहीं। गैर यस सर। मुसलमान का मतलब जो मुसलमान नहीं है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। भले आप लोगों के सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन तुगलक वंश में एक शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। भाई उसको तो पढ़ना ही पड़ता है, इतना महान आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक कि अगर उसका चलता तो आज चीन भी इंडिया में होता है। लेकिन बेचारा जितना महत्वाकांक्षी था उतना ही दुर्भाग्यशाली भी था, लेकिन हारा नहीं। चाहे कितनों उसके सामने विकट समस्या आया, खराब से खराब दिन देखा, उसमें भी वो फिर संभल के खड़ा हो जाता और इतना बड़ा बड़ा योजना बनाया कि कोई शासक नहीं बनाया, न तो उतना पता दूसरा कब का बर्बाद हो जाता है, सत्ता छोड़ देता है। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास में एक अलग नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का, प्लानिंग के लिए। तो आइए देखते हैं तुगलक वंश 1320 से 1413 तक, 1320 से 1413। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक। देखिए इसकी स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया। ग्यासुद्दीन तुगलक कौन थे? वो अलाउद्दीन खिलजी के सेना में सेनापति थे, और ये जो मंगोल इधर थे ना, उनको रोकने के लिए इसीलिए इनको गाजी मलिक कहा जाता था। गाजी मलिक मतलब बहुत बड़ा विजेता, न जाने कितने मंगोलों को यहाँ हराए, कितने। हाँ इनके रहते हुए कितना मंगोल आक्रमण हुआ, एक मंगोल को ही नहीं घुसने दिए भारत में, तभी इनको गाजी मलिक की उपाधि मिली। तो तुगलक वंश के संस्थापक हो गए ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक थे। और देखिए इंडिया में अब पहली बार एक नई चीज की शुरुआत होगी, वो है नहर, कैनाल। नहर देखे हैं ना आप लोग, नदी या कैनाल में क्या अंतर है? नदी और नहर में नहर बैठी रहती है हाँ, नदी प्राकृतिक होती है और नहर कृत्रिम होता है, मैनमेड। जैसे ये लालगंज नहर है ना, तो ये नहर देखो बैठी हुई नहीं है, और असली पानी बहता है उसमें। हाँ, इंदरपुरी में सोन नदी पर डैम बनाया गया है, तो सोन नदी है,
वो प्राकृतिक है, उसको कोई बनाया नहीं है, वो खुद अपने से बना है। डैम बना के अब उसमें से पानी काट के लाया गया इस नहर में। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये नहर है, नदी है, ये नदी है, तो अब नदी के मार्ग को यहाँ रोक दिया जाएगा, डैम बना दिया जाएगा, जैसे सोन नदी। अब इसके पीछे पानी भर गया, अब यहां से इसको काट के इसे इसमें से नहर निकाल दिया जाएगा, कैनाल। तो ऐसे ही सोन में हुआ है, ऐसे ही सोन में हुआ है कि सोन को यहाँ ब्लॉक कर दिया गया, इधर पूरी डैम बना दिया गया, एक इधर पूरब में निकाल दिया गया, एक उधर पश्चिम में निकाल दिया। तो पश्चिम वाला इधर सासाराम आ गया और पूरब वाला चला गया औरंगाबाद। तो ये दोनों मुख्य कैनाल हो गया। और अब इसमें से बहुत सारा ब्रांच निकला है, जैसे डिहरी में देखिए कितना चौड़ा है और सासाराम में देखिए कितना पतला है। तो अब उसमें से ना वो चला गया वैसे बक्सर तक, अब उसमें से ब्रांच निकलते जाएगा। और अब जैसे मान लो ये मेन हो गया ना, ये मेन हो गया, तो अब इसमें से ब्रांच निकाला जाएगा, सब खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। अब इसमें से फिर ब्रांच निकाला जाएगा, जिसको बाहा कहते हैं, गांव देहात में होता है ना, छोटा छोटा रहेगा। अब ये एकदम खेत में क्यारी बन के जाएगा खेत तक। तो ऐसा करने वाले गियासुद्दीन तुगलक पहले सुल्तान थे, नहर बनवाने वाले। ठीक है, तो इसलिए गियासुद्दीन तुगलक का अपना हाँ ये रहता है। लिखिए नहीं लिखिए, नहीं सुनिए। संभवतः सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला यह प्रथम शासक था। तो नहर को उतना ज्यादा अंडरलाइन नहीं किया जाता है, केवल जो शब्द कह रहे हैं उस पर करो हाईलाइट, कि जैसे ही अपना नोट्स खोले कि उस शब्द पर नजर जाए। अब नहर नजर आ गया तो अच्छा, नहर गियासुद्दीन तुगलक, बस इतने, बाकी सब चीज दिमाग है ना, पूरा नहीं। इसके शासनकाल में भूमि कर सबसे कम खराज 1/10 या 1/12 लिया जाता था। सोचिए, आज के भी सरकार से कम टैक्स लिया जाता था गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। बहुत नेक आदमी था, बहुत मैंने, अगर ये लोग ज्यादा दिन तक मैंने टिका नहीं ना, न तो भारत कुछ और रहता। लिखिए, जो अच्छा था वो ज्यादा अच्छा में अकबर टिके, और अकबर का किया धराया सत्यानाश कर दिया औरंगजेब नहीं आता ना, तो इतना भारत का दुर्गति नहीं होता है। अकबर का बेटा ही था ना बाद में 2-3 पीढ़ी बाद था। अकबर के बाद शाहजहां, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, 2-3 पीढ़ी बाद था, सब बेच बाच के खा गया। आगे देखिए, इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, देखिए कितना नेक दिल था, इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीने गए भूमि को लौटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी सब सेना से छीन लिया था ना जमीन, आमिर से सब दे दिया कि लो भाई लो खेती बाड़ी करो। इसने शासन संचालन के लिए मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया। मध्यम मार्ग मतलब ना बहुत नरम और ना बहुत कठोर, बीच बीच का, अकबर जैसा। यह दिल्ली के नजदीक तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। आज भी तुगलकाबाद है, आज भी इधर कुतुब मीनार है ना, उसी के आसपास है तुगलकाबाद। चलिए, अब इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, माने तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक, 1325 से 1351। इसके बचपन का नाम जुनाका था। गियासुद्दीन तुगलक के असामयिक मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। ऐसा कहा जाता है कि कोई ना प्रदर्शन चल रहा था, मंच बना था, मंच बनवाया था यही मोहम्मद बिन तुगलक।
और मंच था कमजोर, और उसी पर अपना गयासुद्दीन तुगलक चढ़ के जनता का, जैसे अभी कैसे रैली होता है, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे कोई को, और उसी में वो मंच टूट गया। अभी भी टूटता है, कहाँ तो टूटा था कि उलट गया था सब ना। हाँ अभी टूटता है, गिर गया था, कहाँ हुआ था, और उसी में बेचारा गयासुद्दीन तुगलक मर गया, चोट लग गया। तो कहता है कि सब इतिहासकार कि जानबूझ के मोहम्मद बिन तुगलक मरवा दिया ऐसा करके, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बेचारा इतना खराब विचार का नहीं था, वो इस पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उसके कामकाज से लगता है कि मैंने इतना छोटा हरकत नहीं कर सकता। तो अब आइए, सल्तनत कालीन राजाओं में मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः सबसे अधिक विद्वान एवं प्रभावशाली राजा हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में इसकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसी से क्वेश्चन आता है। देखो क्या क्या था। पहली योजना दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। देखो मान लो ये एक नदी हो गई या दूसरी ये नदी बनी, तो ये बीच का क्षेत्र हो गया दोआब। आब मतलब होता है नदी, आब मतलब क्या होता है नदी। जैसे अभी पंजाब कहते हैं ना हम लोग, रियल उसका नाम है पंच आब, 5 नदियों का प्रदेश। पंच आब करते 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 पंजाब हो गया। आज शॉर्टकट बोलने का आदत है सबको, तो अपभ्रंश इसी को कहते हैं कि वो कहते कहते अपना पंच आब बन गया पंजाब। चलिए, तो दोआब, दो नदियों के कृषि सुधार एवं कर में वृद्धि 1326 से 27, इसके लिए उसने एक अलग विभाग है दीवान अमीर कोही की स्थापना की। तो दीवान अमीर कोही को हाईलाइट करिए, पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण के कारण यह योजना सफल नहीं हो सका। क्या किया ना, ये जो गंगा यमुना का दोआब है, यहाँ गंगा यमुना का दोआब है, फंड रिलीज करके सब कहा ना कि भाई जितना जमीन है उसको सुधारो और वैज्ञानिक तरीके से खेती किया जाएगा ताकि उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ेगा तो जो किसान है उसको बढ़े हुए टैक्स देने में कोई समस्या नहीं। तो टैक्स तो बढ़ा दिया, योजना लागू कर दिया, लेकिन जो अधिकारी थे वो योजना लागू नहीं किए, हो गया फ्लॉप, और उधर टैक्स भी बढ़ा दिया, बाद में टैक्स भी वापस लेना पड़ा, योजना भी वापस लेना पड़ा। अब जितना पैसा फंड रिलीज किया था सब बेकार हो गया। ठीक है, दूसरी योजना राजधानी परिवर्तन 1326 से 1326-27 में किया, दिल्ली से दौलताबाद, याद रखिएगा। सुनिए ये क्या था, देखिए ये है दिल्ली, ये है दौलताबाद महाराष्ट्र में, दौलताबाद महाराष्ट्र में। तो मोहम्मद बिन तुगलक कहा कि जब दिल्ली राजधानी अगर साउथ में रहेगा तो साउथ पर कंट्रोल करना आसान रहेगा, लेकिन भूल गया कि नॉर्थ को कौन रोकेगा, यही गलती था। अब ये तो निर्णय ले लिया कि भाई राजधानी परिवर्तन होगी, सबको चलना है अब दौलताबाद। दिल्ली में अब जितना लोग बसा था, कर्मचारी और जितना बही खाता ले दे के घोड़ा पर, गधा पर, बकरी पर, हाथी पर लाद के, उस समय गाड़ी थोड़ी था, कपारे पर लदवा दिया, अब चलो भाई दौलताबाद। अब बीच रास्ते में कोई अपना परिवार छोड़ के आया है, कोई कुछ छोड़ के आया है, अब बीच रास्ते में कभी खाने को नहीं मिले, कोई भूखे कि हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा बहुत मोहम्मद बिन तुगलक जैसा फोटो में दिखलाया जाता है,
कि क्रूरता दिखलाया ना, उसको हाथी के गोड़ से बांध दिया, चलो कैसे नहीं चलेगा। अब हाथी घसीटते चल रहा, वो बेचारा रोड पर घसीटाते चल रहा। आपने तो भाई घोड़ा पर बैठा हुआ है, रथ पर, इसको थोड़े प्रॉब्लम थी। तो मैंने जितना लोग चला था ना, आधा रास्ते में मर गया। अभी के जैसा सड़क नहीं ना था, ये सब पहाड़ी पठारी इलाका है, जंगल था। अभी के जैसा, अब जैसे मान लो इधर धुआं कुंड कौन कौन गया है नहाने पहाड़ पर, तो अब गवर्नमेंट एक्टिव है, तो मिट्टी उट्टी भर के सड़क बना दी, गाड़ी जाने लगा। पहले पैदल जाना पड़ता था, पहाड़ न है, कोई रास्ता है नहीं है। तो इस सब इलाका वैसे था, सब जंगल है, आज भी बड़ा घना जंगल है यहाँ, सतपुड़ा का घना जंगल। तो उसको पार करके महाराष्ट्र जाना था, आधा तो रास्ते में मर गया, खाए पिए बिना। और जो पहुंचा वहां, अब नया नया जगह एडजस्ट होने में उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। एडजस्ट ही अब यहाँ का याद सताए। अब वो लोग घर परिवार बाल बच्चा, अभी के जैसा नेटवर्क का मोबाइल ये सब नहीं ना था कि वीडियो कॉलिंग करके देख लिया। वीडियो कॉलिंग तो दूर, बात करने का भी कोई संदेश भी नहीं मिलता था। चिट्ठी कौन लेके जाएगा, काटा किया था, चिड़िया थी। हाँ, तो चिड़िया जानी बाजार में ना है, घर पर से जानी बाजार से सपुलागंज तक जा सकती, ऐसा थोड़ा है कि ससुराल से डिहरी चल जाएगी। अरे वो सब कहावत है कि टाई टाई करने लगेगा, बस गिर जाएगा। ये बताओ, कबूतर उड़ रहा है, मुंह में बंद करके। हाँ, अच्छा, ट्रेनिंग दिया जाता था। हाँ चलो ठीक है तब। अच्छा, पैर में बांध के तब उड़ाया जाता था ना, ठीक है। तो फिर भी कितना दूर जाएगा कबूतर, नहीं कितना कबूतर लाएगा। तो मान लो 10-15 को चिट्ठी है, तो कबूतरे लटक जाएगा नीचे। एक को चिट्ठी पहुंचा के आने में पता चलेगा कि कोई कांड हुआ है, ताली तीसरा चौथा कांड हो जाएगा। एक बार तबीयत खराब होके ठीक होके 3-4 बार हो जाएगा। अब बताओ, तन्नू तो है नहीं, तन्नू रहती तब ना। और ये अभी तो हो गया, बच गया। तो सुनिए, तो जो पहुंचा वहां, हाँ सर हम तो यही है था। क्या हो? हाँ सर, बगुला ले जाता होगा। अच्छा ठीक। तो जो पहुंच गया लोग, अब वो वहां परेशान, क्या करे ना करे। अब जिस मकसद से अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को ले गया, यहाँ मकसद पूरा नहीं हुआ, और फिर सामान घोड़ा हाथी पर लदवाया, कहा अब चलो। अब बचल कुचल आधा इधर से जाते समय साफ हो गया। तो आने ही जाने में उसका 90% कर्मचारी खत्म। जा ऐसे कैसे घसीटते पसीटते। अब बक्सा वक्सा मान लो कर्मचारी नहीं है, तो घोड़ा गधा चलाएगा कौन। अब बक्सा को ऐसे घसीट के रस्सी में गधा में लेके जा रहा है, रस्सी में टूट फाट के सब खत्म। तो ये भी योजना तुगलक का फेल हो। योजना बनाता था, वो तो राजा था, उसको थोड़ी कुछ होना था, वो तो अपना चलता था ही। ये है कि पब्लिक विद्रोह नहीं किया वो उसके खिलाफ। तो अभी बताएंगे कि अभी जैसे कुछ भी होता है ना कॉलेज में या इस सब में, कोनो खड़ूस प्रोफेसर या प्रिंसिपल आ जाता है, तो तुरंत कहा जाता है ना कि कहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक आ गया। माने खड़ूस, अटपटाहट जजमेंट देने वाला या आदेश देने वाला
उसका उपमा बन गया तुगलक, कि तुगलक का फरमान जारी कर रहा है। वैसे ये था, एक बार फरमान जारी कर दिया ना, करना है तब मरो चाहे जियो करो, अब उसमें कोई सुनवाई नहीं है। तो आप लोग व्यंग पूर्वक मूवी में या इस सब में देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक बन रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक बन रहा है का मतलब उल्टा पलटा काम करेगा, पक्का है कि फेल होगा काम, ये चीज। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, तब तो ये भी बलवान की ही तरह हुआ ना। बलबन में इसमें थोड़ा अंतर था। बलबन कुछ केवल ज्यादा क्रूर था, महत्वाकांक्षी इसके जैसा थोड़ी था। वो इतना काम नहीं किया, वो खाली अपना शासन बचाने में रहा। अरे अभी कहाँ, अभी आगे देखो, ये तो दूसरा काम था ना, अब तीसरा काम देखो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। क्या हुआ कि सब काम करने में मोहम्मद तुगलक को बड़ा घाटा लग गया, सब पैसा धन बर्बाद हुआ ना। तो क्या किया कि जो सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, उसके कीमत का, उसके वैल्यू के बराबर दूसरा सिक्का जारी करवा दिया। देखिए, सांकेतिक मुद्रा 1329-30, इस योजना में मोहम्मद तुगलक ने सोने के सिक्के के मूल्य के बराबर पीतल या तांबे के सिक्के चलवाए। लोगों द्वारा नकली सिक्के चलाए जाने के कारण यह योजना भी तो अब तांबा इसका पीतल का सिक्का चलवाया और दाम रख दिया सोना के सिक्का के बराबर। तो कोई सोना के सिक्का के बदला तांबा के सिक्का लेगा देगा? सब सोना का सिक्का जितना था सब जिसके जिसके पास वो दबा दिया। तो अब क्या करे भाई, उसी सोना के सिक्का से पीतल खरीद के ले आके और घर ही छाप देता था तांबा का सिक्का, सोच पीतल का सिक्का। तो जितना राजा अपना छपवाया था वो तो वो मार्केट में और जनता वाला सिक्का आ गया। तो पूरा मार्केट में सिक्के सिक्का हो गया। अरे इतना सिक्का कहाँ से आ गया, हम इतने छपवाए थे। तब पता चला कि अरे इतना नकली छाप रहा है सब। तब फिर ये भी योजना वापस लिया, सब जितना सिक्का जारी करवाया था सब वापस लिया है। हाँ, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अभागा सुल्तान। लेकिन हम ये चीज नहीं, मैंने ये था कि इतना होते हुए भी जनता इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया, लास्ट तक शासन करते रह गया। आगे देखिए, तो ये इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, सांकेतिक मुद्रा को कर दिए। अब देखिए चौथा कहानी इससे भी बढ़िया है, खुरासन या कराचील का अभियान। हाईलाइट करिए। सुनिए, इधर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का एक दुश्मन था, इधर था अफगानिस्तान तरफ, इधर ये था खुरासन। समझ में आया? तो हुआ क्या, मोहम्मद बिन तुगलक कहा कि तुम कैसे भारत में घुस जाओगे, तुम क्या घुसेगे, हम तुम्हारे ऊपर कब्जा जमाएंगे। 1.5 लाख सैनिक का एकदम हिष्ट पुष्ट एकदम हाथ साजो सज फौज खड़ा किया, और सैनिक आने को तैयार नहीं हो रहे थे इसके साथ। कहना ना भैया, तुम्हारा 3 गो तो ऐसी है भट्टाधार हो गया, अब फिर ले जाके वहां मुआ दोगे। कौन बोला ना ना ना, घबराओ मत घबराओ मत, कहा कि हम लोग तो चल जाएंगे, यहाँ हम लोग के बाल बच्चा को कौन देखेगा। तो दिल्ली से दौलताबाद था, जो गया वो आया नहीं, आई तो और दुगना दूर है, पता चलेगा कि राजू वापस आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। बाबू हम लोग नहीं जाएंगे। कहा कि अरे ऐसे मत करो, मतलब बताओ राजा हम कैसे शासन करेंगे। कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, तू लोग ना 1 साल का एडवांस ले लो वेतन। तो सबको 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। लो, अब बाल बच्चा की चिंता नहीं ना है भाई, अपने परिवार को दे दो, अब बाकी तू लोग चलोगे तो हम तो खिलाएंगे पिलाएंगे, ऐसे थोड़े रखेंगे। सेना जाएगी तो
खाना पीना का व्यवस्था होगा। तो लेके तो चल दिया, 1.5 लाख सेना को 1 साल का एडवांस वेतन देके और सेना भेज दिया बॉर्डर पर एकदम। अब देखिए क्या, अब वहां के राजा से क्या हुआ, संधि हो गया दोनों के बीच में। तो अब संधि हो गया तो हमला किस पर करेगा? 1 साल का वेतन दे दिया था तो फिर वापस आएगा, वो पैसा चला गया जा। तो ये भी योजना गया उसका। अब लास्ट कराची अभियान। अब सुनिए, इतना से अभी इसका मन नहीं भरा कि कहां से इतना पैसा लाता था पता नहीं चल रहा था। अभी इतने पर नहीं रुका, अब कहा कि अभी तो अफगानिस्तान पर किए थे ना, अब रुको चीन पर हमला करेंगे। फिर वैसे ही लाखों सैनिक खड़ा किया, सबको हिमालय के रास्ते इधर उत्तराखंड से इधर हमला करने के लिए भेज दिया। कराची एक जगह था, तो भाई साहब ये तो था मैदान, लेकिन ये है हिमालय, पता है ना, यहाँ ऐसे हिमालय पर्वत है और अभी के समय में बर्फबारी होती है और रास्ता बड़ा कठिन है। तो तुगलक महोदय के दरबार में लगता है कोनो भूगोलवेत्ता बढ़िया नहीं था। हम लोग जैसा रहता कोई सलाह देने वाला जोग्राफर तो बच जाता है, लगता है कोई नहीं था, या किसी का सुनता नहीं होगा। ठंडा के दिन में हिमालय में भेज दिया अपना गर्मी में नहीं, ठंडा में भेज दिया। अब जाने के लिए तो सब चल गया, वो सब रहने वाला था मैदान में का, और उधर इतना कड़कड़ा के ठंड पड़ा कि जितना गया था 2-3 गो बच के वापस आया, सब खत्म, ठंडा से मर गया। सब उन्हें अब जाके बर्फबारी जब होता है ना, एवलांच होता है, एवलांच, सब बर्फ गिरना शुरू, सब रास्ता वास्ता गायब, पता नहीं चलेगा कि किधर से आए थे, कहां से आए थे, क्या किए। तो इस टाइप से इसका कराची अभियान भी फेल हो गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अभागा सुल्तान। और एक इतिहासकार हैं, वो बोले जब ये मरा तो पूछता है कि किस शासक के मरने पर ऐसा कहा गया था कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। प्रजा इसको तबाह करता था और ये प्रजा को तबाह करता था। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। चलिए आइए देखिए, खुरासन या कराची का अभियान। इस अभियान के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने 1.5 लाख सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर खुरासन जाने को तैयार करता है। खुरासन मध्य एशिया, लेकिन वहां के शासक से समझौते होने के कारण यह योजना असफल हो गई। कराची हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, समांतर कुमाऊं एवं गढ़वाल में कोई जगह था, ये संभवतः तिब्बत में भी था, मैंने कहा था पता नहीं है, लेकिन ऐसा। चलिए अब सुनिए 12th वालों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपके बुक में 12th में विजयनगर साम्राज्य पूरा डिटेल में दिया हुआ है, और आपके एग्जाम में भी लगभग 8-10 क्वेश्चन आया है विजयनगर से। तो विजयनगर साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे, है ना, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। और वैसे भी अन्य दूसरे एग्जाम के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने महाराष्ट्र में
बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, ये भी दिया हुआ है। देखो नीचे में था विजयनगर और ऊपर में था बहमनी, ये दोनों आपस में लड़ता था, विजयनगर और बहमनी। तो इसके विषय में पढ़ाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भी आपके बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ना है। और ज्यादा नहीं पूछेगा कहाँ का था, तो मोरक्को का। उसके पुस्तक का क्या नाम था, रेहला। ठीक है, कब आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय है। हाँ हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय वहां भी घुमा, और नीचे गया तो नीचे उसको मिला विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो देखिए भले सल्तनत काल वाला ये नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो है पढ़ना है ना। चलिए, तब पेज नंबर 10 कंप्लीट हो गया। देखो आज चले तो ज्यादा नहीं, लेकिन कहानी आज बड़ा मजेदार था, फिर भी बड़ी शॉर्टकट में कहानी उड़ाए हैं। नहीं तो तुगलक पर तो दो दिन कहानी खत्म नहीं होगा, इतना कहानी है इसका। लेकिन अब समय भी तो देखना है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद बदायूनी ने कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि या तो ऐसे पूछता है कि किस शासक के विषय में कहा जाता है कि उसके मरने पे राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और ये कौन इतिहासकार कहा है, तो बदायूनी। तो बदायूनी को हाईलाइट कर लीजिएगा। बदायूनी इतिहासकार उसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल दरबारी मैंने इतिहासकार थे। तो बदायूनी की जो पुस्तक है ना, शाहनामा है नहीं, बता देंगे, तो उसी में सब तुगलक वंश का तुगलक नामा भी है, सब चर्चा है। तो हाँ, आज इतना पे स्टॉप करते हैं, कल अब आगे देखा जाएगा। चलिए, आपका दिन